व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज अर्शप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं बंदरोड। वेल यार, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अपने आइलेट्स के बारे में बात करूंगा कि आइलेट्स होता है क्या और ये कहाँ कहाँ काम आता है। और आपने थंबनेल भी पढ़ लिया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए इसी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि आइलेट्स होता क्या है। IELTS, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में जानते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। वेल यार, जैसे कि आप बाहर देश में किसी देश में पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जहाँ की मेन लैंग्वेज एज इंग्लिश ऑथराइज्ड है, जैसे इंडिया में हिंदी मानी जाती है। यार वहाँ पे जाने के लिए जैसे आपको पढ़ाई करनी है वहाँ पे कॉलेजेस में एंट्री लेने के लिए, या फिर आपको वहाँ माइग्रेट होना है, बस वहाँ पे आपको आइलेट्स की जरूरत पड़ेगी कि आइलेट्स वेल बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है। वैसे इसकी तरह और भी टेस्ट होते हैं जो अलग अलग नेशंस अपने करवाते हैं, जैसे कि देयर इज अ PETE और टॉफल विच इज बेसिकली ऑथराइज्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड USA। बट यार एक आइलेट्स एक ग्लोबली ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है जो टेस्ट आप देंगे किसी भी कंट्री में जहाँ पे इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वहाँ पे जाके आप उन कॉलेजेस या फिर उसकी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यार ये है बेसिक आइलेट्स की क्या जरूरत। चलो थोड़ी सी हिस्ट्री का बात कर लेते हैं कि आइलेट्स की इस्टेब्लिश कैसे हुआ और इसमें कैसे कैसे धीरे धीरे बाकी कंट्रीज जुड़ी, इस चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। आइलेट्स यार ब्रिटिश काउंसिल ने स्टार्ट किया था इन 1980 एंड इन 1989 IDP also joined it too, and basically IDP you can say it is a Australian IELTS। so यार जब इनने ज्वाइन किया तो काफ़ी सारी अलग अलग कंट्रीज में काफ़ी सारी अलग अलग कंट्रीज ने भी इसको ऑथराइज किया एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेप्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रीज। यार पहले यार आइलेट्स के ओनली आई थिंक 3 to 5,000 बच्चों ने केवल पेपर दिया था कि आइलेट्स के जिसमें इंटरेस्टेड थे, लेकिन धीरे धीरे इसका क्रेज बढ़ा एंड जस्ट जैसे इसने IDP ने इसको ज्वाइन किया उसके बाद देयर इज अ बूम इन द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रीज विच दे आर विलिंग टू गो फॉर स्टडी और डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर पर्पसेस। नाउ आइलेट्स इज अ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। वेल द पर्पस, वेल इफ यू टॉक अबाउट पर्पस, बिफोर 1980 यार जब भी ज़्यादातर मतलब कि काफ़ी सारे नेशंस थे जहाँ पे बच्चे माइग्रेट हो रहे थे पढ़ाई के लिए, जब वो वहाँ पे जाते थे तो बेसिकली बेसिकली वहाँ के बच्चों का जो स्कोर था, जैसे कि एकेडमिक स्कोर हम कह सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से वहाँ का स्कोर बहुत कम आ रहा था। क्योंकि यार बेसिक जब वहाँ पे एक सर्वे हुआ उसके हिसाब से पता चला कि मतलब बेसिक ज़्यादातर जितने बच्चे जब दूसरी कंट्रीज से आ रहे थे वो नेटिव लैंग्वेज समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके टीचर्स या फिर जो लोकल अथॉरिटीज है वहाँ पे बोल क्या रहे हैं। क्योंकि यार ऐसे हम सब जानते हैं क्योंकि हिंदी भी ऑल ओवर इंडिया बोली जाती है, लेकिन यार हिंदी के भी अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे कि अगर हम सुने जो मद्रास साइड का हिंदी आदमी बोलेगा उसका स्लैंग और जो नॉर्मल साइड में रहता है वो बोलेगा, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। क्योंकि यार हम लोग जैसे नेटिव लैंग्वेज जैसे कि जो नेटिव टंग होती है उसके हिसाब से हम लोग की लैंग्वेज डिफर करती है। एज यू कैन से American speaker and a British speaker, there is a huge difference of the kinds of words they are using. So yeah, this is the main thing why IELTS is established for the people and the students who are willing to migrate to the different countries and they are willing to study in the different nations. So this is the main purpose of the IELTS, why it is established. Well यार apart from this यार हम ये भी बोल सकते हैं कि IELTS इसके अलावा अगर आपको बाहर पढ़ने नहीं जाना है या फिर आपको मतलब कि किसी कंट्री में माइग्रेट नहीं करना, तब भी IELTS बहुत जरूरी है। क्योंकि यार आजकल हम हर जगह देख सकते हैं कि बेसिकली IELTS इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो यार इसमें हम लोग काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें सीख सकते हैं बेसिकली रिलेटेड टू इंग्लिश, एज वी कैन लर्न द बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ स्पीकिंग फॉर्मेट एंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर थिंग्स एज राइट। वह हम लोग ऐसे भी इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि यार हम लोग किसी से इंग्लिश में टॉक मतलब इंग्लिश में बात करने का तरीका सीख सकते हैं कि यार बेसिक नेटिव लोग कैसे बोलते हैं। और यार काफ़ी सारी MNCs वगैरह में भी आजकल इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश हम लोग यार सब जानते हैं कि सेकंड मोस्ट टॉकेटिव लैंग्वेज है इंडिया में। कि इंडिया में मतलब हिंदी के बाद इंग्लिश आती है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो। आइलेट्स में 4 मॉड्यूल होते हैं जिसको हम लोग को क्लियर करना होता है। फर्स्ट वन इज रीडिंग, सेकंड वन इज राइटिंग, थर्ड वन इज लिसनिंग एंड फोर्थ वन इज स्पीकिंग। वेल यार 3 जो मॉड्यूल होते हैं लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ये एक दिन एक साथ होते हैं। और जो स्पीकिंग होता है वो एक अलग डे में होता है। जो वेल बेसिकली द IDP person will tell you when there is a paper of your speaking module। राइटिंग मॉड्यूल में वहाँ पे 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। वेल टास्क 1 में यार
बेसिकली ज़्यादातर एक ग्राफ दिया होगा या मैप दिया होगा किसी प्रोसेस का, या फिर अलग तरह के प्रोसेस चार्ट होंगे, उसे हम लोग को समझाना होता है कि ईजिएस्ट फॉर्म में जैसे हम लोग उसे कैसे समझा सकते हैं कि जो रीडर है उसको कैसे आराम से समझ पा रहा है कि नहीं। और ये टास्क 2 में यार बेसिकली ऐसे राइटिंग होता है कि जैसे कि काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स हो गए जो दे देंगे, उन पे हम लोग को ऐसे लिखना होता है। बट देयर इज अ वन थिंग विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट कि यार टास्क 2 में टास्क ओरिएंटेड और टाइम इज वेरी पंक्चुअल, बिकॉज हम लोग को राइटिंग में केवल 60 मिनट मिलते हैं दोनों टास्क लिखने में, और 20 मिनट्स में हम लोग को टास्क 1 कंप्लीट करना होता है और 40 मिनट्स में टास्क 2। टास्क 1 150 टू 180 वर्ड्स का होता है और टास्क 2 250 टू 280 वर्ड्स का होता है। हम लोग को इसका एकदम ध्यान रखना होता है कि एक्सटेंड ना हो वर्ड्स, क्योंकि वेल बेसिकली वी हैव टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स, बिकॉज यार उन लोग का वो इवेल्युएट करते हैं कि जैसे हम लोग अपने फॉर्म में लिख रहे हैं या फिर यहाँ से हम लोग ने कहीं से, जैसे कि कहीं होता नहीं कई लोग, और हम लोग स्कूल टाइम में रट्टा मार लेते थे कि यार चलो याद कर लेते हैं, यही फॉर्मेट छापाएंगे, क्या दिक्कत है। तो यार वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यार एग्जामिनर होते हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं और वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि बच्चा कोई फॉर्मेट याद करके लिख रहा है कि उनका अपने थॉट्स हैं। तो ये तो हो गया राइटिंग के बारे में। वेल रीडिंग में 3 पैसेज होते हैं। वेल एक पैसेज आसान होता है, एक मॉडरेट होता है और तीसरा मेरे ख्याल से थोड़ा हार्ड होता है नॉर्मल से, क्योंकि यार इसमें अलग अलग तरह के पैसेज आते हैं जिसपे कि आप कह सकते हैं अलग अलग तरह के रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में थ्योरी किसी ने लिखी थी उसके बारे में आपको आ जाएगा। और 60 मिनट्स में हम लोग को 40 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं जो उसी पैसेज में कहीं पे दिए होंगे। जैसे आप यार काफ़ी होता नहीं है, मेरे ख्याल से सीबीएसई जो साइड से पढ़े होंगे या फिर आईसीएसई से पढ़े होंगे, उन लोग में एक पैसेज दिया रहता था इंग्लिश के पेपर में और उसमें से आंसर ढूंढ के लिखने होते थे। सेम वही चीज़ होती है लेकिन थोड़ा हार्ड होता है उससे। और यार 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस, यार हम लोग कह सकते हैं देयर इज 1 मिनट एंड 20 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी हार्ड, बिकॉज यार टाइम मैच नहीं हो पाता, क्योंकि यार हम लोग कह सकते हैं कि टास्क 1 हम लोग को 12 मिनट्स कंप्लीट करना होता है, कई बच्चे उसमें 30-30 मिनट लगा देते हैं। तो ये हो गई हम लोग की रीडिंग के बारे में। और यार मैं सच बता रहा हूँ 70% बच्चे जो पंजाब के हैं, क्योंकि यार इसका जैसे कह सकते हैं क्रेज़ पंजाब में ही ज़्यादा आइलेट्स का। मैंने बाकी ज़्यादा आप और कहीं देखेंगे ज़्यादा बच्चे टॉफल करते हैं। टॉफल भी एक तरह का टेस्ट है, जो आपको यूएस में ज़्यादा ऑथराइज्ड है, बट यार पंजाब में आइलेट्स ज़्यादा चलता है। और मैं यार ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए क्या पता आपको ज़्यादा आसान लगे, क्योंकि टॉफल थोड़ा हार्ड इंग्लिश होती है कंपेयरिंग टू आइलेट्स। जैसे मैं बता रहा था कि पंजाब में यार कुछ नहीं तो 70% जो बच्चे हैं वो रीडिंग की वजह से नहीं क्लियर कर पाते हैं आइलेट्स, क्योंकि यार रीडिंग मतलब एक तरह से काफ़ी हाई एम्पलीट्यूड का होता है। और हम लोग के मेंटल स्टडीज में देखता है कि हम लोग यार मेंटली कितने अवेयर है कि हम लोग रीडिंग कर पा रहे हैं अच्छे से, हम लोग को वो पैसे समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि उसके आंसर्स बहुत ट्रिकी होते हैं। वहाँ पे सिनोनिम्स हो सकते हैं या फिर अलग तरह की अलग चीज़, जैसे कि किसी वर्ड का सिनोनिम क्या किसी वर्ड का मतलब कि एकदम अलग तरह के हम लोग लिखे होंगे, सेंटेंस ही चेंज होता है। तो यार वो समझना बहुत मुश्किल होता है। जो मतलब कि जिनका बेसिकली बहुत क्लियर होगा इंग्लिश का फॉर्मेट और जो अच्छी तरह समझ पाते हैं, केवल वही उन सबको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिसनिंग। वेल यार लिसनिंग में हम कह सकते हैं लिसनिंग में एक नेटिव स्पीकर होगा। उसमें 4 सेक्शंस होते हैं। लिसनिंग में 4 सेक्शन होते हैं 10 क्वेश्चंस के ईच, सो देयर आर आल्सो 40 क्वेश्चंस इन वन फॉर्मेट एंड वी हैव टू ऑल आंसर देम। लिसनिंग में 4 रिकॉर्डिंग होती है 4 अलग नेटिव स्पीकर्स की। यार वो बोल रहे होंगे कुछ, जैसे कि किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई टीचर के बारे में, मतलब कि कोई टीचर किसी क्लास में कुछ समझा रहा है या फिर कोई इंस्ट्रक्टर अपने बच्चों से कुछ बता रहा है, ऐसी कोई अलग अलग चीज़ें के बारे में रिकॉर्डिंग्स होती है। और उसको हम लोग को समझ के मतलब वैसे क्वेश्चंस लिखे होंगे, देयर कैन बी अ फिल इन द ब्लैंक्स, देयर कैन बी अ एमसीक्यू और अलग अलग तरह की और चीज़ें दिखती हैं। यार वहाँ हम लोग चूज करना होता है कि सेंटेंस से रिलेट कर रहा है कि नहीं। द बेसिक थिंग इज दैट, जैसे मैंने पहले बताया था कि रीडिंग में भी पहला पैसेज आसान होता है, दूसरा मॉडरेट होता है, तीसरा हार्ड होता है। और इस इंग्लिश और लिसनिंग में भी ऐसे ही होता है कि जो पहला आपका 10 क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ईजी होंगे। मेरे ख्याल से बिगिनर भी उनको आराम से कर ले। जो सेकंड रिकॉर्डिंग होती है जिसके 10 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से आसान होते हैं, ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं कहूँगा। जो थर्ड रिकॉर्डिंग होती है उसमें थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, मतलब मॉडरेट या मॉडरेट से थोड़ा हार्ड होगा। और जो लास्ट में ज़्यादातर फिल द ब्लैंक्स आते हैं, इसमें एक पूरा पैसेज दे रखा होगा और पैसेज में नेटिव स्पीकर बोलता रहेगा और आपको वहाँ समझ के लिखना होगा कि इसका आंसर इसमें क्या आएगा। तो यार वो थोड़ा हार्ड होता है, ज़्यादातर बच्चे उसमें आंसर मिस कर जाते हैं या फिर कुछ और लिख बैठते हैं, लिखना कुछ और होता है। सो यार दिस इज द मॉडल्स विच आर टेकन इन द सेम डे
यार अब बात कर लेते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग आप कह सकते हैं कि यार स्पीकिंग हम लोग को, स्पीकिंग में बेसिकली तीन इसमें भी तीन सेक्शंस होते हैं। वेल द आईडीपी विल टेल यू वेयर इज योर पेपर। व्हेन यू विजिट द एग्जामिनेशन सेंटर, वहाँ पे आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपको एक रूम में लेके जाएगा, वहाँ बिठाएगा, ठीक। यार फर्स्ट सेक्शन में वो अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि आपके नाम, आपकी फैमिली बारे में, या फिर जो भी आप मतलब इंट्रोडक्शन होगी, वहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन होगी, वो उनका टास्क 1 होता है। टास्क टू में आपको एक क्लू कार्ड दिया जाएगा। क्लू कार्ड में बेसिकली यार आप ये कह सकते हैं अलग तरह के क्लू कार्ड हो सकते हैं, मेरे पास कुछ हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। क्लू कार्ड ऐसे हो सकते हैं जैसे कि डिस्क्राइब अ फेमस पर्सन दैट यू इंटरेस्टेड इन, एंड अदर आर डिस्क्राइब अ स्किल दैट यू लर्न फ्रॉम अ ओल्डर पीपल। ऐसे अलग अलग तरह के क्लू कार्ड होते हैं। उनमें से एक आपसे पूछेगा, और इसके कुछ 4 फॉलो क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको कवर करना होता है वाइल स्पीकिंग। क्योंकि यार वो टास्क ओरिएंटेड देखते हैं कि आदमी, जो बच्चा बोल रहा है, क्या वो मतलब समझ पा रहा है क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चंस को सही से आंसर कर पा रहा है, क्या वो दूसरे नेटिव स्पीकर जहाँ पे इस कंट्री में वो जाना चाहता है, क्या वहाँ के वो नेटिव स्पीकर से कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएगा। क्लू कार्ड के बाद यार बारी आती है फॉलोअप क्वेश्चंस की। फॉलोअप क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जैसे कि जो भी आपका टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड होंगे। जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा चाइल्ड एजुकेशन के बारे में कि चाइल्ड एजुकेशन कैसा होता है, आपने चलिए अलग अलग चीज़ें बताई है ना उसके बारे में, अब आप उसी से वो क्वेश्चन पुटअप करेगा। जैसे कि वाई यू थिंक चाइल्ड एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। यार ऐसे क्वेश्चन हैं, और भी अलग तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं जो उसको लगेगा कि यार रेलिवेंट है, ठीक, वो टॉपिक से आपके रिलेटेड ही होंगे। सो आई शुड से यार फॉलो क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यार आप ये कह सकते हैं इनके 3 बैंड, जैसे कि आपका प्रोनाउंस आप कैसे कर रहे हैं, आपको सारे वर्ड बोल पा रहे हैं कि नहीं अच्छे से, एक्सेंट क्या है बोलने का, कि आप नेटिव स्पीकर की तरह बोल रहे हैं, या आपको जो वर्ड है वो सही से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं कि नहीं। दिस इज अबाउट द स्पीकिंग, कि स्पीकिंग में क्या क्या होता है। चलिए हमने सारे अपने मॉडल कवर कर लिए हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, कि इनमें क्या क्या होता है और कैसे ये हैंडल होते हैं। यार आई शुड से यार आइल्स कोई हार्ड नहीं होती है, आइल्स मॉडरेट होती है। यार अगर किसी ने अपनी बेसिक एजुकेशन अच्छे से ग्रैस्प की है तो यार उसके लिए बहुत ईजी है, वो आराम से क्लियर कर सकता है। बट इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तो यार मैं कहूँगा कि यहाँ मतलब कि ऑनलाइन काफ़ी सारे ऐप्स हैं, या फिर काफ़ी आप कह सकते हैं काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप जाके इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स में इसकी कोचिंग ले सकते हैं। पहले आईलेट्स यार ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी दोनों हेल्ड करवाते थे, लेकिन कुछ साल पहले से केवल आईडीपी ही आईलेट्स हेल्ड करवा रहा है। सो अगर आपको एग्जामिनेशन वगैरह बुक करना है तो ऑफिशियल आईडीपी की साइट पे जाके आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। यार कोई क्राइटेरिया नहीं होता, आप जितनी बार चाहें उतनी बार आईलेट्स का एग्जाम दे सकते हैं, और एक साल में 48 बार एग्जाम्स होते हैं। सो एक मंथ में 4 बार। और यार इसके वर्ल्ड वाइड आपको मतलब हर जगह एग्जामिनेशन सेंटर है, मोर देन 1000 देयर आर सेंटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया में मेरे ख्याल से 10 to 15 स्टेट्स है, एस चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, कोलकाता और मैनी अदर। यहाँ पे एग्जाम हेल्ड होते हैं, आपको जब मन करे आप अपनी डेट बुक कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द आईलेट्स की आईलेट्स क्या होता है, कहाँ काम आता है, और आईलेट्स के टेस्ट मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं। यार हमने सब कुछ कवर कर लिया है। और यार अगर मैं आईलेट्स की फ़ीस के बारे में बात करूँ तो यार आईलेट्स की फ़ीस 15,000 के अराउंड होती है। ये वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि यार कभी कभी बढ़ जाती है, कभी कभी कमी हो जाती है। और यार अगर आप मुझसे पूछें कि अगर मतलब कि आप लोग को कौन से मतलब कि आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या फिर आईलेट्स की, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यार किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ के टीचर से बात करिए, वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे। क्योंकि यार मैं सच बताऊँ, ज़्यादा जितने ऐप्स वगैरह हैं, अगर आपको राइटिंग वगैरह में प्रॉब्लम है तो चलिए ठीक है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा डेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन जो आपकी स्पीकिंग की प्रॉब्लम हो गई, ठीक, आपकी रीडिंग की प्रॉब्लम हो गई, यार वो केवल एक टीचर ही आपको सॉल्व कर सकता है। जैसे कि मैं भी अभी क्लास कर रहा हूँ अपने, मेरे टीचर हैं मिस्टर ताज मोहम्मद नाम है उनका, और यार ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट टीचर, और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया है यार। क्योंकि मुझे रीडिंग में और राइटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मुझे राइटिंग में थॉट्स नहीं आते थे। क्योंकि यार थॉट्स बहुत मैटर करता है राइटिंग करते समय, कि हम अपने मतलब कि हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ठीक। अगर हम लोग के पास कोई थॉट्स ही नहीं है कि हम लोग को लिखना क्या है उसमें, तो यार राइटिंग कभी अच्छी हो नहीं सकती। तो उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आईलेट्स। अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ आस्क मी इन माई कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
I hope you like and keep watching the channel and please subscribe the channel for the more informational videos. Thank you very much. मिलते हैं अगली वीडियो में.